हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 5 होगा और इसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। भले ही आपने कितना भी साइंस पढ़ रखा हो, परंतु अगर आपने 6वीं से 10वीं तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो आपकी धज्जियाँ भी उड़ा सकते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में अगर बोलूँ तो। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए और ये डेली 30 क्वेश्चन जो कि इस रात को 9 बजे एक टेस्ट सा होता है, या इन क्वेश्चनों को मैं बताता हूँ और इनके साथ में जो डिटेल डिस्कस करता हूँ, तो कम से कम हर लेक्चर में हम 150 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो मेन होते हैं और इनके साथ जो एडिशनल जानकारी है वो, तो आप इसे रेगुलर लगाते रहिए, ठीक है। और अगर लेक्चर आगे चल के पसंद आता है तो इस लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और एनसीईआरटी पुस्तक अभी भी पढ़िए, समय है आपके पास, अदरवाइज समय जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी तक हम टोटल 120 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चरों में। तो पहला क्वेश्चन होगा कि 121वें नंबर का क्वेश्चन कि ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसका एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो पहला ऑप्शन है खट्टा दूध, सेकंड ऑप्शन है टमाटर, थर्ड ऑप्शन है चींटी डंक, फोर्थ ऑप्शन है इमली, ठीक है। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है वो पाया जाता है किसमें, टमाटर में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि जो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, जो ऑक्जेलिक एसिड है ये यूज़ कहाँ पर होता है, तो कपड़ों के दाग, ठीक है, अगर स्याही के दाग अगर कपड़ों में लग जाते हैं तो उन्हें मिटाने के लिए यूज़ होता है क्या, ऑक्जेलिक एसिड। और किसमें पाया जाता है, टमाटर में। वहीं अगर हम खट्टे दूध की बात करें तो खट्टे दूध में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी डंक की अगर हम बात करें तो चींटी डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ये सारी चीज़ें याद रखना है आपको। और जो सेब होते हैं एप्पल, और एप्पल में पाया जाता है कौन सा, मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो खट्टे दूध में कौन सा, लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी डंक में पाया जाता है चींटी डंक में पाया जाएगा मेथेनोइक अम्ल, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल, और सेब में पाया जाएगा कौन सा, मैलिक अम्ल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। जितनी जानकारी हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये सारा का सारा जो नॉलेज मैं बता रहा हूँ, कोई अलग से मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे ही ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ और वहीं से पढ़े, है ना। क्वेश्चन नंबर 122वां कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जलीय विलयन क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, सेकेंड ऑप्शन है लिटमस को प्रभावित नहीं करता, थर्ड ऑप्शन है लाल लिटमस को नीले, वैसे ये नीले होगा, है ना, नीले रंग में परिवर्तित करता है, और फोर्थ ऑप्शन है लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जो कॉपर सल्फेट होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अम्ल है या क्षार, ठीक है। तो ये क्या है, अम्ल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर की जो कॉपर सल्फेट है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ये आपको याद रखना है। और जो अम्ल है, ठीक है, तो मतलब ये कॉपर सल्फेट हो क्या जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuSO4, ठीक है। CuSO4 रियल में कॉपर सल्फेट का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। आगे और चीज़ें आपको याद रखनी कि जो अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल होते हैं, इनका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 7 के बीच में होता है किसका, अम्ल का पीएच मान, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर रहा है। और वहीं पर एक मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, मतलब हम जिसमें अम्ल है या क्षार जिस माध्यम से चेक करते हैं तो उसमें एक होता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज से भी अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। तो मिथाइल ऑरेंज को जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा कर देता है, तो ये लाल कर देता है, आपको याद रखना, ठीक है। और अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और वहीं पर मिथाइल ऑरेंज को जो क्षार है वो कैसा कर देता है, तो पीला कलर कर देता है। मिथाइल ऑरेंज को कौन, क्षार, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और क्षार फिनॉप्थिलीन को गुलाबी कर देता है, ठीक है, जो क्षार होता है ये याद रखना है कि जो क्षार होता है वो फिनॉप्थिलीन को कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 123वां यहाँ पर हो जाएगा कि शुष्क लिटमस पेपर पर, ठीक है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया, ठीक है, वैसे आ जाएगा शुष्क गैस की क्रिया होती है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि शुष्क लिटमस पेपर पर HCl गैस की क्रिया होती है, तो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नीला लिटमस पेपर सफ़ेद रंग में
परिवर्तित हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता, और फोर्थ ऑप्शन है नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शुष्क लिटमस पेपर है, ठीक है, कोई भी नमी नहीं है इसमें, और जो HCl गैस है वो भी शुष्क है। तो शुष्क गैस अगर शुष्क लिटमस पेपर पर हम प्रवाहित करेंगे तो कोई भी क्रिया नहीं होगी। ठीक है, कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और वहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, ठीक है, जो HCl है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और HCl के pH मान की बात करें तो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, HCl का pH मान कितना होता है, 0 होता है। और वहीं पर हम बात करें तो टॉयलेट एसिड जो आता है वो एक्चुअल में होता है क्या है, तो HCl होता है। ठीक है, टॉयलेट एसिड जो होता है वो HCl होता है। और HCl का हम यूज़ और कहाँ पर करते हैं, तो HCl का हम यूज़ करते हैं अम्लराज बनाने में। ठीक है, तो अम्लराज क्या होता है, 3:1 के अनुपात में, तो 3 HCl मिलाते हैं और 1 में HNO3 जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। ये आपको याद रखना है। और आगे याद रखना कि ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कौन सा, 124वां। तो जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, आप जान रहे हैं कि जब कोई एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेल देती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है गति का नियम, गति का पहला नियम। सेकंड ऑप्शन है गति का दूसरा पहला और दूसरा नियम। थर्ड ऑप्शन है गति का तीसरा नियम। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गति का तीसरा नियम और गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि जब बंदूक चल रही है, समथिंग समथिंग ऐसी कुछ बंदूक होती है ना, ये ऐसी होती है बंदूक। और जब बंदूक चलाते हैं, ये कोई व्यक्ति चलाएगा अगर इसे बंदूक, कोई सैनिक, तो क्या होगा, ये पीछे की ओर धक्का देगी और गोली इधर जाने लगेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर क्या हुई, तो इधर हुई क्रिया, और पीछे की ओर क्या हुई, तो प्रतिक्रिया। तो जब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो ये कौन सा नियम के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पर गति के तृतीय नियम के और उदाहरण आप याद रखना कि कभी भी अगर रॉकेट का आगे बढ़ने की बात करें तो ये भी गति के तृतीय नियम से होता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगती है तो ये भी गति का तृतीय नियम होता है। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाते हैं तो ये भी गति का तृतीय नियम है। और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हटती है तो ये भी क्या है, गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 125वां कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर 4 तत्व दे रखे, इनमें से ऐसा कौन सा है जो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्लूटोनियम, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम, थर्ड ऑप्शन है टाइटेनियम और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। ठीक है, तो 125वें का क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, जो टाइटेनियम है। ठीक है, टाइटेनियम है Ti, ये क्या हो जाएगा, तो ये कोई भी रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये क्या हो जाएंगे, तो रेडियोधर्मी तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइटेनिक धातु है, तो ये याद रखना कि जो टाइटेनियम धातु होती है वो रणनीतिक धातु कहलाती है। और इस टाइटेनियम धातु का यूज़ हम रक्षा के मजबूत लेकिन भार में उनका आधा गुण वाला उपकरण यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्लूटोनियम जो है, यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन रखा है, दिया हुआ है कि जो प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। ठीक है, और जापान में जो एटम बम गिराए गए थे, आपने सुना होगा लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो जापान में जो बम गिराए गए थे तो एटम बम में कौन सी धातु का यूज़ हुआ था, तो ये यूज़ हुआ था प्लूटोनियम का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और थोरियम के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि जो केरल की बालू होती है, मतलब केरल में जो रेत है वहाँ पर अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है, कि थोरियम पाया जाता है, ये याद रखना है। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है, तो टाइटेनियम, और टाइटेनियम डी ब्लॉक का तत्व है। जबकि जो प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम है, सब के सब किस ब्लॉक के तत्व है, तो एफ ब्लॉक के तत्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 126वां यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126वां जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। एक मिनट,
क्वेश्चन नंबर 126वां यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है वो हमसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, Ca को कैल्शियम बोलते हैं, पीबी को बोलते हैं लेड या इसको प्लम्बम भी कहा जाता है, Al से होता है एल्यूमिनियम, और डी ऑप्शन है ये निकेल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कैल्शियम। इन चारों धातु में कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और अगर आपने 10वीं क्लास की NCERT पढ़ रखी होगी तो चैप्टर नंबर 2 में धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पूरे पीरियोडिक टेबल में धातु की अगर बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में धातु में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, जिसका संकेत है के। सेकेंड नंबर पे क्रियाशीलता में कौन आता है, सोडियम, जो होता है Na। थर्ड ऑप्शन पे आता है क्या, कैल्शियम। तो देखो यहाँ पर दो धातु छोड़कर कैल्शियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो रही है ऑप्शन के अनुसार, तो तीसरे नंबर पे कैल्शियम आता है। और ये जो मैं धातु बता रहा हूँ अगर आप ये याद कर लेंगे तो डेफिनेटली कि आगे के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बनने वाले हैं और आपसे बनेंगे, पेपर तब ही बनेंगे जब आपको ये पता हो। तो पहले सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, फिर आ जाता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाता है जिंक, Zn के बाद आ जाता है आयरन, Fe, आयरन के बाद आ जाता है लेड, Pb के बाद आ जाता है हाइड्रोजन के बाद आ जाता है कॉपर के बाद आ जाता है मरकरी, Hg, और Hg के बाद आ जाता है सिल्वर, Ag, और फिर लास्ट में जाता है Au। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु की अगर हम बात करें तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 10th की बुक से लिया गया है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके पेपर में आने वाले हैं। अब वो जमाना गया कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ गए कि पानी में कौन सी धातु रखते हैं, ठीक है, फास्फोरस रखते हैं, मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखते हैं, सोडियम रखते हैं, कौन सी धातु द्रव्य है तो सीजियम आ जाएगा, कौन सी अधातु यहाँ पर द्रव्य है। तो इस प्रकार के जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आते हैं, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो कोशिश करिए कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कम से कम आप इन्हें याद रखते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 127वां हो सके तो रिवीजन करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 127वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार कितना है, 300 न्यूटन है। तो पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि लड़के का भार चंद्रमा पर कितना है तो 300 न्यूटन है और पृथ्वी की सतह पर उसका भार कितना होगा। तो देखो कभी भी अगर हमको चंद्रमा पर अगर किसी वस्तु का भार दिया हो तो उसमें 6 का गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाता है पृथ्वी पर भार। तो पृथ्वी पर भार कितना आएगा 1800 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। तो याद रखो चंद्रमा पर दिया है तो 6 का गुणा करेंगे, पर वहीं पर अगर पृथ्वी पर 300 होता तो चंद्रमा पर कितना होता तो 1/6 होता, मतलब कितना हो जाता 50। समझ पा रहे हैं। तो अगर चंद्रमा पर भार दिया है पृथ्वी पर निकालना है तो 6 का गुणा करेंगे, और अगर पृथ्वी पर दिया है और चंद्रमा पर पूछा है तो 6 से भाग देंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा और ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 128वां कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। ठीक है, आघात वर्धनीय मतलब होता है कि अगर हम किसी धातु को पीटे तो चादर बनने की जो कंडीशन होती है, मतलब कितना हम ज़्यादा पतला कर सकते हैं। तो इन जो चारों धातु दे रखी है इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता है, और ये भी क्लास 10th की NCERT बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जिंक, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर की जो सिल्वर है। ठीक है, Ag सिल्वर है, यह सबसे अधिक आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित कौन करती है, कौन, सिल्वर। परंतु अगर यहाँ पर ऑप्शन में गोल्ड होता Au, अगर ऑप्शन में गोल्ड होता तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता गोल्ड होती है और उसके बाद क्या होती है सिल्वर, परंतु हमें ऑप्शन में सिल्वर दे रखा था, गोल्ड नहीं था, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा सिल्वर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और अगर सबसे मुलायम धातु की बात करें तो सबसे मुलायम धातु पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम के नाम से जानते हैं, Na। ठीक है, और जो सोडियम सबसे ज़्यादा मुलायम धातु होगी इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। और यही सोडियम धातु जो बेंजीन और ईथर में क्या होती है, विलय होती है। जो सोडियम धातु होती है वो बेंजीन और ईथर में विलय होती है, और यही सोडियम का जो अपेक्षित घनत्व की बात करें तो 0.97 है। यदि हम इसे पानी पर रखें तो ये तैरेगी, परंतु हम इतना जानते हैं कि पानी में डालने पर इसमें आग लग जाती है। ठीक है, और आघातवर्धनीयता के अनुसार आप 4-5 धातु जो मैं बता रहा हूँ वो आप याद रख लीजिए। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता होती है किसकी, Au की,
ठीक है, गोल्ड की। फिर उसके बाद आ जाता है सिल्वर, ठीक है, एजी आ जाएगा सिल्वर आघात वर्धनीयता में। फिर उसके बाद आ जाता है जेड और उसके बाद आ जाता है Na, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता कौन हो जाएगी, इस ऑप्शन के अनुसार हम देख रहे हैं, सिर्फ इन ऑप्शन को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने गोल्ड अपने तरफ से ले लिया कि गोल्ड सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता, परंतु इन चारों ऑप्शन में बात करें तो फिर आएगा सिल्वर, फिर आएगा जिंक और फिर आएगा यहाँ पर क्या, एल्यूमिनियम, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129वां कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। ठीक है, सरीसृप वर्ग का मतलब होता है जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मगरमच्छ, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा मेंढक, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सांप और फोर्थ ऑप्शन है कछुआ। ठीक है, तो ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मगर, सेकंड है मेंढक, थर्ड सांप और फोर्थ कछुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, जो मेंढक है। ठीक है, मेंढक सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, बल्कि जो मगर है ये भी रेंगते हुए चलता है, सांप भी रेंगते हुए चलता है और कछुआ भी। ठीक है, एक्चुअल में कछुआ ही लिखा है, केचुआ मत समझना। तो कछुआ भी रेंगते हुए चलता है, तो ये सब के सब सरीसृप वर्ग से संबंधित होंगे। और ये आपको याद रखना है कि जो ये होते हैं मेंढक होते हैं, यहाँ पर जो मेंढक दे रखा है जो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है, यह एक उभयचर प्राणी में आता है। ठीक है, क्या होता है, उभयचर प्राणी में होता है। जो उभयचर प्राणी होते हैं वो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी ग्रीष्म एवं शीत में निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब एम्फीबिया वर्ग के प्राणी का मतलब ये हो जाएगा कि जब ठंड पड़ती है तो आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि एक छिपकली होती है। ठीक है, छिपकली क्या होती है, इस टाइम में गायब हो जाती है। और ये कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं, कहने का मतलब कि ठंड जब अधिक पड़ती है तो ये पृथ्वी में घुस जाते हैं, ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। और सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो थल पर रेंग कर चलते हैं। ठीक है, और इनके अंतः कंकाल तंत्र अस्थिका बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख रहे होंगे, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दो और शेयर कर देना। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है या आप जो भी समझो, पर अगर आप कर सकते मेरे लिए तो आप इतना जरूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 130वां हो जाएगा कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिराने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये एक बिल्डिंग समझ लो, और एक बिल्डिंग से एक वस्तु को अगर हम इधर फेंकते हैं, ठीक है, एक वस्तु को इधर फेंकते हैं, तो यहाँ पर दो ऊर्जा काम करती है। एक तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और दूसरी गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी पिंड अगर हमने ऊपर उठाकर रखा है तो यदि किसी बिल्डिंग से एक पिंड को नीचे गिराया जाता है तो होता क्या है। तो अब ये देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि वस्तु ऊपर उठाई तो अभी इसके पास कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। ऊपर उठाकर रखिए तो स्थितिज ऊर्जा है, पर जैसे ही छोड़ेंगे तो ये स्थितिज ऊर्जा काय में कन्वर्ट होने लगेगी, तो गतिज ऊर्जा में। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे आते जाएगी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। मतलब नीचे आने पर गति बढ़ते जाती है और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। कहने का मतलब कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, तो ऐसा कहीं ऑप्शन होगा कि स्थितिज ऊर्जा में 130वें का, है ना। तो इसका 130वें का ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, की स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ते जाती है। मतलब आपके आसपास एक पत्थर आप उठाना और उसको ऊपर फेंक देना, या फिर छत के ऊपर आप चढ़ के एक पत्थर नीचे फेंको, तो जब आपके हाथ में पत्थर रहेगा तो वो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो नीचे आते जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131वां यहाँ पर हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोसले ने दी थी, उनमें तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, सेकंड ऑप्शन है बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर, थर्ड ऑप्शन है परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर, और फोर्थ ऑप्शन है परमाणु संख्या में कमी के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, के परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि दी गई थी कब, 1913 में दी गई थी। कौन के द्वारा, तो मोसले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो मोसले के द्वारा दी गई थी 1913 में। और ये मोसले जो मोसले थे ये थे कहाँ के, तो ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। और इन्होंने परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर सारे तत्वों को जमाया था। ठीक है, ये याद रखना है। अब मैं यहाँ 4 से 5 लाइन आपको जो बता रहा हूँ स्पेशली ये याद रखिएगा, क्योंकि जब आप एक अच्छे लेवल की पुस्तक पढ़ोगे या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो ये होता है एक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये एक पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जब
हम क्या होते हैं किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब बाएं मीन्स इधर से जब इधर जा रहे हैं बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता एवं विद्युत बंधुता का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, जब मतलब बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत बंधुत्व का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, और आवर्त सारणी में अब फिर से अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो धातु की क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है। फिर से अगर इधर बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु की क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जानते हैं तो आयन विभव, ठीक है, आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये 3 लाइन जो मैंने बोली, या वीडियो बैक करके एक बार और सुन दो या एक बार और वीडियो देख लेना कंप्लीट होने के बाद, तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 132वां यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 132 की नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो पहला ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 14 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 11। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो n संकेत होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 7 होता है, और परमाणु भार कितना होता है तो 14। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि हम अगर किसी भी तत्व की बात करें तो ये उसका संकेत लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रोटॉनों की संख्या। ये क्या है तो प्रोटॉनों की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, क्या लिखते हैं, द्रव्यमान। क्लियर है, यहाँ पर द्रव्यमान लिखेंगे, और जब द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं, मतलब 14 में से 7 घटाएंगे तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या जाएगी, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे अगर आपने पुस्तक पढ़ रखी है या आपकी केमिस्ट्री में थोड़ी समझ है तो। क्वेश्चन नंबर 133वां हो जाएगा कि विद्युत प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशली इस पे फोकस करना है कि विद्युत प्रवाह की बात कर रहे हैं और उसे मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर रियोज स्टेट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट मीटर, और फोर्थ है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर तो 133वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एम्पियर क्या करते हैं, एम्पियर का यूज़ करते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए, सॉरी एम्पियर नहीं है, एम्पियर तो इकाई है विद्युत धारा की, तो यहाँ एमीटर आएगा, है ना, क्या आएगा, एमीटर। एक मिनट में लिख देता हूँ, मीटर। ठीक है, तो विद्युत धारा को किससे, विद्युत प्रवाह को किससे मापा जाता है तो एमीटर से मापा जाता है। वहीं पर अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की माप से होती है इसका संबंध। और यहीं पर अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच विभव को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134वां हो जाएगा कि पौधों में खालिस्तान हार्मोन के संचरण के कारण वह प्रकाश की ओर झुक जाता है। मतलब आपने देखा होगा एक सूरजमुखी का नाम सुना होगा। ठीक है, जो सूरजमुखी होता है वो क्या होता है कि जिधर जिधर सूरज जाता है या जिधर से सूरज की रोशनी आती है उधर मुड़ते जाता है कौन, सूरजमुखी। तो ये किस हार्मोन, उस पौधे में कौन सा हार्मोन है जिसके कारण वह प्रकाश की ओर झुकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अब्सेसिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जिब्रेलिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा साइटोकाइनिन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, तो 134 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है, कोई भी पौधा जिधर प्रकाश आता है या जिधर सूर्य जाता है उधर की ओर झुकते जाता है। और ये याद रखना कि जो ऑक्सिन हार्मोन इसकी खोज की गई थी 1880 में। ठीक है, 1880 में की गई थी किसकी खोज, ऑक्सिन हार्मोन की, और कौन ने करी थी तो डार्विन ने करी थी। तो डार्विन ने खोज की थी किसकी, ऑक्सिन हार्मोन की, और कब करी थी 1880 में। और यही ऑक्सिन हार्मोन जिधर प्रकाश जाता है उधर की ओर पौधे को झुकाता जाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, ठीक है, मतलब यही ऑक्सिन हार्मोन एक काम और करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, मतलब कितना पौधा बढ़ेगा उस चीज़ को डिफाइन करता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन। और चीज़ें अगर हम याद करें तो इसके कारण, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे के शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वी कक्षी कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, और आपको ये याद रखना कि साइटोकाइनिन यहाँ पर दे रखा है, तो साइटोकाइनिन के बारे में याद रखना कि यह जीर्णता को रोकता है। ठीक है, जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये जीर्णता को रोकता है। और यहाँ पर ये गिब्रेलिन जो लिखा है ना, ये जिब्रेलिन होगा। ठीक है, क्या होगा, जिब्रेलिन। और जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है यह पौधे बौने पौधों को लंबा कर देता है कौन, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है तो बौने पौधों को लंबा कर देता है, ये आपको याद रखना है। और जो एब्सेसिक अम्ल होता है या एब्सेसिक हार्मोन, ये हम ये बोल सकते हैं ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। एब्सेसिक हार्मोन कौन सा है तो वृद्धि रोधक हार्मोन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्पेशली हमारा क्वेश्चन क्या था कि पौधों में खालिस्तान हार्मोन से संचार के कारण वह प्रकाश की ओर झुक जाता है तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135वां हो जाएगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, कवक का आपने नाम सुना होगा, इसकी कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो पहला ऑप्शन है सेलुलोज की, सेकंड ऑप्शन है काइटिन की, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हेमी सेलुलोज की और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लिग्निन की। ठीक है, तो जो कवक होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन, ठीक है, जिसके अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है, तो कवक का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और कवक पर्ण रहित सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है, मतलब जो कवक है किसके अंतर्गत आते हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो कवक के अंदर जो भोजन होता है वो किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये याद रखना है यहाँ पर। अगला देखते हैं, चलो ठीक है, वैसे यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करने वाला था पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136वां कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलयन होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। ठीक है, मतलब जो गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्र में जो क्रोमेटिड होते हैं जिस बिंदु पर संलयन होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जिन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गुणसूत्र बिंदु, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा तारककाय और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 9th क्लास की पुस्तक का ही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज मैं एक गुणसूत्र बनाऊं कि ये एक मेरे पास गुणसूत्र है। ठीक है, हमने एक गुणसूत्र का डायग्राम बना लिया, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणसूत्र बना लिया। तो गुणसूत्र में क्रोमेटिड, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे अंदर जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं क्रोमेटिड। वैसे मैं एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना लेता हूँ कि सपोज ये हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, ये क्या हो गया, गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमेटिड मतलब ये इस प्रकार की संरचना होती है अंदर। ठीक है, वो जिस बिंदु से संलयन होते हैं, तो इस बिंदु की बात कर रहा है, इस भागों से दो भागों में अलग अलग बट रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहते हैं, हम ये बोल सकते हैं गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलयन होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। और प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, गुणसूत्र के टोटल 3 भाग होते हैं, ये याद रखना है आपको। सबसे बाहरी भाग जो होता है इसे पेलिकल के नाम से जानते हैं। सबसे बाहरी गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग को पेलिकल के नाम से जानते हैं। और गुणसूत्र के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसे कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर जो ये तार जैसी संरचना होती है, मतलब मान लो ये गुणसूत्र है, इसके अंदर ऐसी तार जैसी संरचना होती है, इसे कहा जाता है क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रोमेटिड्स कहा जाता है। और पेलिकल के द्वारा यह घिरा हुआ एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसमें वैसे बहुत सारी जानकारी है पर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 137, ऐसा करिएगा कि ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप ये बता दीजिएगा कमेंट में कमेंट करके कि आपको अगर मैं ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बड़ी होगी परंतु आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी पढ़ते तो इतनी चीज़ें मैं यहाँ कवर करा दूंगा कि ये नॉलेज आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतना सफिशियंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 137 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डोलोमाइट, सेकंड ऑप्शन है हीरा, थर्ड है संगमरमर और फोर्थ ऑप्शन है चाक। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि कार्बन का यौगिक नहीं है की बात करिए। कार्बन का यौगिक कौन नहीं है, तो हीरा नहीं है। जबकि हीरा क्या है, कार्बन का, तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है ना कि यौगिक। परंतु यहाँ पर डोलोमाइट, संगमरमर और चाक ये सारे के सारे क्या है, तो कार्बन के यौगिक है। ठीक है, और कार्बन के और जो अपरूप है, एक तो हीरा होता है, ठीक है, आपने याद रखा होगा, एक ग्रेफाइट होता है और एक फुल्लेरिन होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हीरे के बारे में 2-3 चीज़ें और याद रख लो कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.4 होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक पूछ लिया जाता है, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.4 होता है। और हीरे का जो घनत्व होता है वो 2.2 होता है। तो हीरे का घनत्व कितना होता है, 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा ना, चलो यहाँ पर 138 होना था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 138वां हो जाएगा यहाँ पर कि यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139वां की ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ठीक है, जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है वायु, सेकंड ऑप्शन है तरल पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है ठोस पदार्थ और फोर्थ ऑप्शन है निर्वात। ठीक है, तो जो ध्वनि है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट आंसर, ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती, ये आपको याद रखना है। और जो ध्वनि होती है वो कैसी तरंग होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और ये
ये माध्यम में समांतर चलती है, ये आपको याद रखना है। और WHO के अनुसार जो सबसे प्रिय ध्वनि है, मतलब सुनने योग्य ध्वनि है, वो कितने डेसिबल की है, तो 45 डेसिबल की है। और ध्वनि मापने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं, तो डेसिबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 की कार्बन के एक मील में कितने परमाणु होते हैं। तो वैसे यहाँ मील नहीं मोल होगा, है ना। कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो पहला ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻26, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 8.06 इंटू 10⁻20 और फोर्थ ऑप्शन है 0.20 इंटू 10⁻26। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो संख्या की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर की 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। इसे एक मोल कहा जाता है और ये कौन ने बताया था, तो एवोगैड्रो ने बताया था। इसीलिए ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23 इसे एवोगैड्रो नाम से भी जाना जाता है या एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 142वां कि यदि डोबेराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। ठीक है, मतलब डोबेराइनर का त्रिक नियम हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम में पहला सदस्य क्या है, फास्फोरस, और तीसरा सदस्य कौन सा है, एंटीमनी। तो त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आर्सेनिक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सल्फर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर आर्सेनिक। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है, इसमें अगर पहला सदस्य क्या हो फास्फोरस और तीसरा एंटीमनी हो, तो दूसरा सदस्य क्या होगा, आर्सेनिक होगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये भी 142वें था क्या, थोड़ी चलो, ये 141वां होगा और ये 142वां है ना, मतलब ये 140 है, फिर ये 141वां और अगला आएगा 142वां। ये टाइपिंग मास्टर ने गलती की है अपनी, उसमें कोई गलती नहीं है, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 142वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल के आएगा, है ना, पेयजल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और धोवन सोडा, इनमें से ऐसा कौन सा पाउडर है जिसका यूज हम पेयजल में कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल में कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, तो ये होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOCl3। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम क्लोरोफार्म को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143वां कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। ठीक है, तो उद्योग में जो प्रयोग होती है शक्ति, इसकी इकाई क्या है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट्स, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जूल, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर वाट्स और फोर्थ ऑप्शन है हार्स पावर। ठीक है, तो जो उद्योग में शक्ति यूज होती है उसका मात्रा क्या है, ये हमसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है राइट आंसर हार्स पावर होगा। ठीक है, क्या होगा, हार्स पावर होगा। और आपको पता होगा कि एक हार्स पावर, ठीक है, एक हार्स पावर बराबर से होता है कितना, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। और शक्ति की जो इकाई की अगर हम बात करें, तो शक्ति की इकाई क्या होती है, तो वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। और एक वाट, ठीक है, एक वाट बराबर से होता है 1 जूल प्रति सेकंड, ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144वां की स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। मतलब जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर आप आवाज़ दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं और प्रतिध्वनि जो आपने बोला वही आपको सुनाई दे रही है, तो उसके लिए आपके कान में जो प्रतिध्वनि है कितने समय के लिए रहेगी, वो पूछा है आपसे। तो पहला ऑप्शन है 1 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 0.1 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 0.2 सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड के लिए हमारे कानों में प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, और प्रतिध्वनि सुनने के लिए मतलब न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। अगर आप जिस रूम में बैठे हैं, अगर 17 मीटर की दूरी पर कोई दीवार है और अगर आप वहाँ से चिल्लाते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से प्रतिध्वनि सुन पाएंगे। बाकी आप पहाड़ में, कुओं में अगर चिल्लाते तो आपको जो आवाज़ सुनाई देती है उसे ही कहते हैं क्या, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 145वां हो जाएगा कि दो या अधिक तत्वों के योग से बनता है। ठीक है, अगर हम दो या दो से
दो या अधिक तत्वों की बात हो रही है, योग से क्या बनता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संयोजकता, सेकंड ऑप्शन है मूलक, थर्ड ऑप्शन है परमाणु और फोर्थ ऑप्शन है यौगिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की दो या अधिक तत्वों से के योग से क्या बनता है, तो यौगिक बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। तो उदाहरण के लिए यौगिक तो बहुत हो जाएंगे, आपने जल सुना होगा, ठीक है, H2O जल, ये अपने आप में यौगिक है। सिलिका सुना होगा SiO2, ठीक है, ये भी अपने आप में यौगिक है। नमक NaCl सुना होगा, सब अपने आप में क्या है, एक यौगिक है। मतलब जिसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं आसानी से, वो सारे के सारे यौगिक है। ठीक है, फॉर्मूला कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने Na लिख दिया तो ये अपने आप में एक तत्व होगा, पोटेशियम लिखा तो अपने आप में तत्व होगा। यौगिक का मतलब कि दो तत्व अलग अलग जुड़े हैं, जैसे NaCl ये तत्व। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 146वां कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 146वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर, उसे क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है। तो काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 147वां हो जाएगा कि निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था। ठीक है, तो नियम क्या है, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तिक गुणधर्म होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान का आवर्तिक गुणधर्म होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। और यही नियम आपको दिया गया है कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तित गुणधर्म होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा न्यूलैंड, सेकंड ऑप्शन है मोजले, थर्ड ऑप्शन है मेंडलीव और फोर्थ ऑप्शन है डोबेराइनर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तिक गुणधर्म थी। ठीक है, और जो मेंडलीव थे वो थे कहाँ के, तो ये रूस के थे। ठीक है, और न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 148वां कि बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि F बराबर से होता है क्या है, ma होता है। ठीक है, ma होता है, तो ma होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और बल की इकाई क्या है, तो न्यूटन होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149वां यहाँ पर हो जाएगा कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, मतलब कोई चालक तार है उसमें विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि सेल या बैटरी, सेकंड ऑप्शन दिया है एमीटर, थर्ड ऑप्शन है वोल्ट मीटर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गैल्वेनीमीटर। ठीक है, तो जो सेल या बैटरी होती है वो दो तारों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150वां कि निम्न में से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी जो कि स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एक वस्तु लेना, सेकंड है दिल की धड़कन, थर्ड है मुट्ठी बंद करना और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एक कुर्सी को चलाना। ठीक है, तो जो दिल की धड़कन है ये स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।